हेलो फ्रेंड्स, आईएएस पीसीएस स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। कल मैंने आपको सिक्योरिटीज़ वाले क्लासेस में सभी आर्टिकल कंप्लीट करा दिए थे। ये वाला आर्टिकल बचा रह गया था, स्पेस वॉरफेयर। तो आज हम लोग इसको पढ़ेंगे और इसके बाद हम लोग इन्वायरमेंट वाले सेक्शन पे मूव ऑन कर जाएंगे और वहाँ मैं आपको 2 आर्टिकल कंप्लीट कराऊंगा एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड। कम्प्लीटली बहुत इंपॉर्टेंट है आज का सेगमेंट, ठीक है। पूरा देखिएगा और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। विदाउट फीडबैक अब ये मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाता है कि मैं आपके लिए कुछ और एक्स्ट्रा क्या करूँ। तो ठीक है, तो कुछ चीज़ें अगर आप मुझे बताएंगे या कुछ भी कमी या कुछ भी अच्छाई, तो फिर वो चीज़ें मेरे लिए वैल्यूएबल होती हैं। तो पर कल मैंने इसी स्टेटमेंट के साथ क्लास को एंड किया था कि अंतरिक्ष जो है पृथ्वी पर हमारे भविष्य की कुंजी हो सकता है। कोई भी यह अनुमान नहीं लगा सकता कि अंतरिक्ष पर जिसका प्रभुत्व होगा उसका अंतिम अर्थ क्या होगा। ठीक है, ये इसने बोला है, जॉन एफ कैनेडी ने, अमेरिका के प्रेसिडेंट रहे हैं। इनका इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये। कहीं स्टेटमेंट को आप अपने जब क्वेश्चंस आपको आएंगे आपके सामने अंतरिक्ष संबंधी, तो आपको भी वहाँ पे लिख सकते हैं। आप इसको जो है एस्से में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान दिए रहिएगा। तो न्यूज़ में क्यों रहा है स्पेस वॉरफेयर? क्योंकि जो चाइना है उसने कथित तौर पे, यहाँ शब्द यूज किया कथित तौर पे, यानी कुछ संदेह होगा, कुछ उटपटांग काम किया होगा, तो कथित तौर पे दुनिया का पहला नियर स्पेस कमांड स्थापित किया है। तो नियर स्पेस कमांड शब्द जो है, नियर स्पेस ही शब्द पर हम लोग फोकस करेंगे। यानी पहले समझते हैं कि न्यूज़ क्यों है, क्या है कि नियर स्पेस कमांड को स्थापित किया है और यह क्या है, जो शक्तिशाली हाइपरसोनिक हथियार से लैस है नियर स्पेस कमांड। और ये क्या कर रहा है, जो स्पेस कमांड है ये चीन की 5वीं सेना के रूप में कार्य कर रहा है। जैसे मान लीजिए थल सेना होती है, नौसेना होती है, वायुसेना होती है, रॉकेट सेना होती है, उसी तरह से नियर स्पेस कमांड जो स्थापित किया है इसने हाइपरसोनिक हथियार से, वो क्या करेगी, चीन की 5वीं सेना के रूप में कार्य करेगी। ठीक है, तो नियर स्पेस पहले समझते हैं कि वो होता क्या है। नियर स्पेस, तो नियर स्पेस ये होता है कि कोई जो देश होता है ना, उसके राष्ट्रीय क्षेत्र के, राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र जो होता है, यानी उसका नेशनल जो भी उसका एयर वाला क्षेत्र होगा, ठीक है, मतलब जहाँ से वो उसका अपनी संप्रभुता उसकी है और सॉवरेनिटी जहाँ से उसकी शुरुआत होती है, उसका जो एरिया शुरुआत होती है वहाँ से उसके ऊपर का क्षेत्र और उसके निकटवर्ती क्षेत्र जो होते हैं वो क्या होते हैं, नियर स्पेस होते हैं। ये कितना होता है, जो समुद्र तल है उससे 18 से 160 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक का जो क्षेत्र होता है यह होता है नियर स्पेस। इस क्षेत्र में क्या होता है, विमान, यानी आपको ध्यान देना है 18 किलोमीटर के बाहर का, 18 किलोमीटर यानी 18 किलोमीटर के बाद का क्षेत्र होता है और 160 किलोमीटर के नीचे का क्षेत्र होता है, वो क्या होता है, आपका नियर स्पेस होता है। ठीक है, तो इस शब्द को ध्यान देना है, 18 किलोमीटर, आपको शब्दों पर ध्यान देना है, यहाँ पे कन्फ्यूज मत हो जाएगा, 1800 मीटर नहीं, 18 किलोमीटर। ठीक है, इस क्षेत्र में क्या होता है कि सैन्य विमान को उड़ाना संभव होता नहीं है, क्योंकि यहाँ क्या होती है कि जो एयर होती है बहुत ही विरल होती है, बहुत ही मतलब होता है ना कि जैसे एकदम काफ़ी कम मात्रा में मौजूद होती है। दूसरी क्या होती है कि जो मजबूत गुरुत्वाकर्षण बल होता है, हैवी ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, इसके चलते क्या होता है कि यहाँ पे उपग्रह भी स्थापित नहीं हो सकता। तो इसी नियर स्पेस को नो मेंस लैंड बना रहता है, तो इसी में इसने स्थापित किया है। तो ये आपको ध्यान देना है कि ये जो है नियर स्पेस कमांड है क्या। ठीक है, इसी में चाइना ने अपने कमांड को स्थापित किया है, जो अपने सैन्य की शक्ति की 5वीं धुरी के रूप में यह कार्य करेगा। ठीक है, तो चीन का जो नियर स्पेस कमांड है कौन कौन सी रक्षा प्रणालियों से सुसज्जित है, तो क्या है कि यहाँ पे आधुनिक हाइपरसोनिक मिसाइलों की तैनाती की जाएगी। किस लिए, शत्रु देश की जो महत्वपूर्ण सैन्य संपत्ति है उसको निशाना बनाने के लिए। हाइपरसोनिक मिसाइलें क्या होती हैं, जिसकी जो ध्वनि है कम से कम मैक 5 से अधिक गति प्राप्त कर सकती है। ठीक है, यानी कि जो ध्वनि की गति होती है उससे 5 गुना अधिक गति जो होती है उसकी प्राप्त होगी, तो वो हाइपरसोनिक मिसाइलें होती हैं। तो ऐसा क्या होगा कि ऐसी मिसाइलें क्या होती हैं कि जो विरल वातावरण होता है उसके बाद भी नियर स्पेस में काम करती हैं, लंबी दूरी तक हाइपरसोनिक गति से आगे बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो राडार प्रणाली से इसका पता लगाना और मिसाइल रक्षा प्रणाली से नष्ट करना काफ़ी कठिन होगा, क्योंकि क्या है कि ये तो बहुत ही हाइपरसोनिक स्पीड से आएंगी और ये नियर कमांड में क्षेत्र में होती हैं। ठीक है, नियर स्पेस में होती हैं, तो ये क्या है कि राडार के जो पकड़ में वो आएंगी नहीं, तो ये समस्या है। ठीक है, अभी क्या है कि नियर स्पेस में दुनिया भर में अधिक ऊंचाई से निगरानी करने के लिए जासूसी गुब्बारे, सौर ऊर्जा से चलने वाले ड्रोन और अन्य जो उपकरण होते हैं वो तैनात किए जा सकते हैं। ठीक है, तो अभी वर्तमान में क्या उभर के आया है कि नियर स्पेस जो कमांड जो है अंतरिक्ष को युद्ध के चौथे फ्रंट के रूप में रेखांकित कर रहा है। और ये बहुत बड़ा मुद्दा दुनिया के सामने निकलकर सामने आया है कि कहीं ना कहीं क्या अंतरिक्ष का सैन्यकरण होने जा रहा है, और यह अंतरिक्ष का सैन्यकरण हो रहा है तो जो नियर स्पेस है, नियर स्पेस वाला क्षेत्र है, वो क्या है, वो कहीं ना कहीं जो है हमारे लिए एक नया वॉर फ्रंट के रूप में तैयार हो रहा है। एक नई चुनौती दुनिया के देशों के सामने हो गई है और ये सामना सभी देशों को करना पड़ेगा, क्योंकि क्या है, जब सब खतरे आते हैं तो यह सीमाओं से परे
सबके लिए होते हैं। तो ठीक है, तो इसलिए जो है इसी पर बहस छिड़ी हुई है। तो अभी हम जानते हैं कि अंतरिक्ष का सैन्यकरण क्या होता है। अभी मैंने शब्द यूज किया ना कि अंतरिक्ष का सैन्यकरण क्या होता है। तो अंतरिक्ष का सैन्यकरण ये होता है कि जल थल नभ आधारित जो सैन्य अभियान होते हैं उसको सहायता देने के लिए अंतरिक्ष का जब उपयोग होता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, अंतरिक्ष का सैन्यकरण बोलते हैं। ठीक है, यह कमांड नियंत्रण, संचार, स्ट्रैटेजी और युद्ध क्षेत्र की निगरानी को, लक्ष्य को भेदने के लिए क्या करता है, हथियारों की क्षमता में सुधार करने में मदद कर देता है। ठीक है, स्पैटियल वेपनाइजेशन क्या होता है कि अंतरिक्ष का सशस्त्रीकरण क्या होता है कि जो विनाशकारी जो क्षमता वाले अंतरिक्ष उपकरणों को बाहरी अंतरिक्ष में स्थापित करना, यानी बाहरी अंतरिक्ष है उसमें स्थापित करना। कौन से विनाशकारी क्षमता वाले जो अंतरिक्ष आधारित उपकरण है उनको बोलते हैं। ठीक है, इसी के चलते क्या है कि जो बाहरी अंतरिक्ष भी है वो भी क्या है कि युद्ध क्षेत्र के रूप में, एक तरह से युद्ध का चौथा फ्रंटियर के रूप में उभर चुका है। तो ये शब्दावली है, अंतरिक्ष का सैन्यीकरण और अंतरिक्ष का शस्त्रीकरण। ठीक है, तो आपको ध्यान देना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अंतरिक्ष युद्ध के बारे में जानते हैं, अंतरिक्ष युद्ध के बारे में थोड़ा सा समझते हैं और उसके कुछ जो अन्य सारे हथियार हैं उनको देखने की कोशिश करेंगे। तो अंतरिक्ष युद्ध पर बहस की शुरुआत कब शुरू हुई? 1962 में शुरू हुई। कब हुआ? जब इस दौरान अमेरिका ने क्या किया, अंतरिक्ष में भू आधारित परमाणु हथियारों का विस्फोट किया था, अंतरिक्ष में विस्फोट किया भू आधारित परमाणु हथियारों का। इसके चलते क्या हुआ कि फिर इसी के परिणाम स्वरूप 1967 में आउटर स्पेस ट्रीटी साइन हुई। आउटर स्पेस ट्रीटी साइन हुई और इसका भारत क्या सदस्य है। ठीक है, ध्यान देना, आउटर स्पेस ट्रीटी का भारत जो है सदस्य है। ठीक, तो अभी इसको कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ठीक है, आउटर स्पेस ट्रीटी इसी के परिणाम स्वरूप जो है वो साइन की गई थी। तो अंतरिक्ष आधारित जो हथियार है उसको कौन कौन से रूप में विभाजित कर सकते हैं, तो इसमें ज़्यादा कुछ जानना जरूरी नहीं है क्योंकि बहुत उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, उतना डीप में यूपीएससी जाएगा नहीं और फालतू चीज़ें हैं ये। तो अंतरिक्ष आधारित कौन कौन से हथियार हैं, आप बस इतना समझ लीजिए कि अर्थ टू स्पेस काइनेटिक वेपन्स हैं, अर्थ टू स्पेस नॉन काइनेटिक वेपन्स हैं, स्पेस टू स्पेस काइनेटिक वेपन है, स्पेस टू स्पेस नॉन काइनेटिक है, स्पेस टू अर्थ काइनेटिक है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, बस जान लीजिए कितने सारे हथियार होते हैं। हथियारों में ज़्यादा कुछ नहीं बनना है कि अब हम मेन मुद्दा ये आता है कि नई रणभूमि के रूप में अंतरिक्ष क्या है, युद्ध की नई रणभूमि के रूप में क्यों उभर रहा है और कैसे उभर रहा है, ये चीज़ को आपको जानना होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के हिसाब से। यहाँ प्रीलिम्स के हिसाब से कुछ भी नहीं है, प्रीलिम्स के लिए मैं बताऊंगा तब मैं आपको वहाँ चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, ये चीज़ें क्या होती हैं प्रीलिम्स के लिए मैं वहाँ हाईलाइट कर दूंगा आपको। तो अंतरिक्ष की जो क्षेत्र है युद्ध की नई रणभूमि के रूप में कैसे उभर रहा है, ये बात को हम लोग समझते हैं कि उपग्रह क्या होते हैं, किसी भी देश की जो नेशनल जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसका महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। तो जो सैटेलाइट होता है ना, सैटेलाइट को क्या बोलते हैं, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर में ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभा करते हैं। तो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर का महत्वपूर्ण अंग है ये। तो आपको प्रीलिम्स में ये सवाल पूछ सकता है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर में कि सैटेलाइट मतलब, और स्टेटमेंट में देगा तो सैटेलाइट क्या होते हैं, किसी भी देश का नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। इसका उपयोग कैसे होता है, इसका उपयोग जो है वाणिज्यिक भी होता है, सैन्य भी होता है, दोनों देश से होता है। ठीक है, तो यही कारण है कि शत्रु द्वारा इन्हें निशाना बनाया जाता है। जो भी शत्रु होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे उपग्रहों को निशाना बनाते हैं, क्योंकि वो क्या है कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा है किसी भी देश का। जैसे भारत का पास क्या है कि GSAT-7 रुक्मिणी है, G7 एंग्री बर्ड, ये दो क्या है, सैन्य उपग्रह हैं। ये दो सैन्य उपग्रह कौन से हैं, G7 है एंग्री बर्ड के नाम से और G7 रुक्मिणी के नाम से। ठीक है, अभी क्या है कि अंतरिक्ष क्यों उभर क्यों रहा है युद्ध की नई रणभूमि के रूप में, क्योंकि क्या है कि अंतरिक्ष में सैन्य गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए दुनिया के पास व्यापक तौर पे अंतर्राष्ट्रीय समझौता और जो नियम कायदे कानून होने चाहिए उसका अभाव है। ठीक है, अभी क्या है कि जो 1967 की जो आउटर स्पेस ट्रीटी है वो क्या करती है, अंतरिक्ष में सामूहिक विनाश के हथियारों का प्रसार पर रोक लगाती है। हालांकि जो है ये क्या करती है, ये संधि अंतरिक्ष आधारित जो सभी तरह के हथियार उसके परीक्षण या सैन्य अंतरिक्ष बलों पर क्या है स्पष्ट रोक नहीं लगाती। इसी कारण से क्या है बहुत सारे इस पर लूप होल्स हैं। इसमें माइक्रो नैनो उपग्रह और मैनवरिंग उपग्रह, जो सारे उपग्रह हैं, जो उपग्रह आधारित जैमर हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल हैं, ये क्या होती हैं कि इनका अंतरिक्ष के प्रौद्योगिकी में काफ़ी तेज़ी से विकास हो रहा था। ऐसे उपग्रह बनाए जा रहे हैं और जिससे क्या हुआ कि आक्रामक और रक्षात्मक अंतरिक्ष अभियान में भाग लेने के लिए जो बने कंट्रीज़ हैं उनके बीच होड़ मची हुई है और काफ़ी इसकी वृद्धि भी हुई है। अभी चीन ने ही रिमोट प्रॉक्सिमिटी ऑपरेशंस की क्षमता विकसित कर ली। इसके तहत क्या होता है कि उपग्रह की मरम्मत करना, उसमें ईंधन भरने के लिए लक्षित उपग्रह से भौतिक रूप से जुड़ना इत्यादि शामिल है। तो ये क्या है कि चाइना इसमें काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, जो दुनिया के लिए खासकर भारत के लिए काफ़ी जो है चिंताजनक बनता जा रहा है। दुनिया भर में क्या है पारदर्शिता की कमी है और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों में क्या है दोहरे उपयोग की प्रवृत्ति होती है। जैसे
वाणिज्यिक उपयोग के लिए भी हो सकता है, सैन्य उपयोग के लिए होता है। तो इसके कारण क्या है कि अविश्वास की स्थिति, ट्रस्ट डिफिसिट जो है यहाँ पे बना हुआ है। हाल ही में अमेरिका ने क्या है कि बहुत जासूसी करने के संदेह में बहुत अधिक ऊंचाई पर, अभी आपने न्यूज़ पढ़ा होगा कि चीन की जो है गुब्बारे उड़ रहे थे, तो ये बोला गया था कि मौसम के नेविगेशन के लिए भेजा गया है, पर क्या है अमेरिका के ऊपर उड़ रहा था तो अमेरिका के F-16 ने जो इसको मार गिराया था। ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ा न्यूज़ बना हुआ था। तो ऐसे क्या है कि अलग अलग राष्ट्र जो है प्रतिरोध क्षमता हासिल कर रहे हैं और शत्रुओं के साथ भविष्य में होने वाले जो भी खतरे हैं उसके खिलाफ तकनीकी बढ़त को बनाए रखने के लिए क्या है कि अंतरिक्ष के सस्तीकरण में निवेश कर रहे हैं, ताकि जो है हम भी जो है यहाँ पे क्या है कि जो है हम डिटरेंस क्रिएट कर सके, यहाँ भी डिटरेंस क्रिएट हो सके, जैसे कि न्यूक्लियर सेक्टर में हुआ है अनेक देशों के बीच में। ठीक है, तो ये भी आप जान लीजिए, यहाँ पे डिटरेंस शब्द का यूज नहीं हुआ है, पर कल मैंने आपको डिटरेंस बताया था कि डिटरेंस होता क्या है। तो चाइना, भारत, रूस और अमेरिका जैसे देश हैं वो क्या है कि एंटी सैटेलाइट हथियारों का परीक्षण उन दोनों इस सभी देशों ने किया है। भारत ने भी पिछले ही वर्षों में एंटी सैटेलाइट का हथियारों का परीक्षण कर चुका है। तो भारत क्या है, भारत, चीन, रूस और अमेरिका, इन 4 देश ही हैं मात्र जिन्होंने एंटी सैटेलाइट हथियारों का परीक्षण करके अपनी जो है अंतरिक्ष की जो सैन्य शक्ति है उसको भी प्रदर्शित किया है। और रणनीतिक हितों की रक्षा के लिए क्या है कि समर्पित अंतरिक्ष बलों का गठन किया जा रहा है। यूएसए, फ्रांस, जापान जैसे देशों ने इसका ऐसे बलों का गठन किया है, तो भारत को भी करना चाहिए। ये बात को आपको ध्यान देना है। तो अभी जानते हैं कि जो भी अंतरिक्ष संबंधित जो मुद्दे होते हैं उसमें शांति बनाए रखने के लिए कौन कौन से वैश्विक फ्रेमवर्क हैं, ग्लोबल जो फ्रेमवर्क्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आउटर स्पेस ट्रीटी वही है जो मैंने आपको बताया 1967 में इसको शामिल किया गया था, इसको रेक्टिफाई किया गया था। ये करती क्या है कि जो आउटर स्पेस में जो सामूहिक जो विनाश के हथियार होते हैं उसकी तैनाती पर रोक लगाती है। भारत इसका हस्ताक्षर करता है, अनुसमर्थन भी भारत ने किया इसका 1982 में। तो अभी जानते हैं कि अभी कौन से लाइबिलिटी कन्वेंशन 1972 है। ये क्या है, इसके तहत क्या होता है कि पृथ्वी या अंतरिक्ष दोनों जगहों पे किसी भी देश द्वारा या देशों के समूह द्वारा जो भी प्रक्षेपित यान होता है उससे नुकसान के लिए क्या होता है, जो संबंधित प्रक्षेपण करता देश होता है उसको उत्तरदायी ठहराने का प्रावधान है। मतलब क्या है कि भारत ने मान लीजिए सैटेलाइट का परीक्षण किया और रॉकेट गया और उससे कुछ नुकसान हो रहा है तो भारत को ही उत्तरदायी ठहराया जाएगा। लाइबिलिटी कन्वेंशन 1972 यही बोलता है। अभी क्या होता है, आउटर स्पेस ट्रीटी में जो भी प्रक्षेपित किए गए उपग्रह होते हैं उसके पंजीकरण पर कन्वेंशन है। नहीं, इसका 1975 में कन्वेंशन था। इसके साथ क्या होता है कि जो भी अंतरिक्ष में उपग्रह का प्रक्षेपण करने वाले देश होते हैं उसको यूएन के कार्यालय में अंतरिक्ष उपग्रहों का पंजीकरण कराना अनिवार्य होता है। जैसे मान लीजिए भारत का कोई सैटेलाइट है, उसको लॉन्च करना है, तो क्या करेगा भारत जो है, भारत का इसरो जो है वो जाएगा और इसरो जा करके यूएन के ऑफिस में प्रॉपरली उसका पंजीकरण कराएगा। ये अनिवार्य है, तभी जो है परीक्षण हो पाएंगे। ये बात है। मून एग्रीमेंट 1979, मून एग्रीमेंट कब हुआ था 1979। इसके अंतर्गत क्या है कि चंद्रमा और अन्य जो खगोलीय पिंड है उसका उपयोग क्या होता है, विशेष रूप से शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए करना चाहिए। ठीक है, ये क्या है कि मानवीय गतिविधियों से चंद्रमा और अन्य जो खगोलीय पिंड है उसको क्या करना चाहिए, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचने देना चाहिए या उसके पर्यावरण को नुकसान नहीं हो और कोई भी दिक्कतें ना हो। तो मून एग्रीमेंट 1979 में ये हुआ, इसके तहत ये प्रावधान किए गए। ठीक है, अब क्या है, पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी है, पीटीबीटी। ये क्या करती है कि यह जो है संधि जो आउटर स्पेस है उसमें क्या करती है, सभी प्रकार के परमाणु हथियारों पर परीक्षण पर रोक लगाती है। तो आपको ध्यान देना है, आंशिक परीक्षण प्रतिबंध ट्रीटी जो है, पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी, आउटर स्पेस में सभी प्रकार के परमाणु हथियारों के परीक्षण पे रोक लगा देती है। ठीक है, तो ये बात है, इसको आपको ध्यान देना है। अभी जानते हैं कि अंतरिक्ष युद्ध में जुड़ी चिंताएं क्या है। अंतरिक्ष आधारित युद्ध होता है, उससे चिंताएं क्या क्या होंगी। सवाल मेंस में बन सकता है कि अंतरिक्ष आधारित युद्ध से जुड़ी चिंताओं को व्यक्त करते हुए समाधान का उपाय लिखिए। सवाल ये बन सकता है मेंस में। तो अंतरिक्ष आधारित युद्ध क्या होता है, उससे चिंताएं क्या है कि अंतरिक्ष आधारित हथियारों की होड़ लगी हुई है। अब होड़ लगी, इससे क्या होगा कि जो शांतिपूर्ण अंतरिक्ष अन्वेषण हो रहा है, खोज हो रही है, उससे क्या होगा, अब वैज्ञानिक अनुसंधान उस पर क्या होगा, नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, नेगेटिव इंपैक्ट, सीधे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है, अंतरिक्ष में जो भी स्थापित उपग्रह होते हैं और जो अंतरिक्ष स्टेशन है, स्पेस स्टेशन, इसको खतरा है। इससे क्या होगा, सामाजिक और आर्थिक हानि होने वाली है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे हानि होगी और बहुत सारी जो समस्याएं जो उसकी तहत पैदा होंगी वो तो अलग हैं। अंतरिक्ष आधारित जो मलबे हैं उसमें वृद्धि होगी। क्या होगा कि इससे क्या होगा कि बहुत सारे विनाशकारी केस्लर सिंड्रोम की घटना हो सकती है। इसके अनुसार क्या होता है कि जो मलबे के आपसी टकराव कारण क्या होता है कि एक विनाशकारी चक्र होता है। इसके तहत होता क्या है कि प्रत्येक टकराव से जो निर्मित अंतरिक्ष मलबे होते हैं उसकी वजह से अगले टकराव होगी। जैसे मान लीजिए कि जब अंतरिक्ष मलबे में वृद्धि होगी, ठीक है, मान लीजिए युद्ध होता है, अंतरिक्ष युद्ध होता है या कुछ भी अधिक ऐसा कुछ अगर होड़ हो जाती है तो अंतरिक्ष का मलबा में वृद्धि होगी। तो मान लीजिए कोई मलबा है और वो भी चक्कर लगा रहा है, वो तो चक्कर तो अंतरिक्ष का लगाता रहेगा, किसी उपग्रह से टकरा गया, अब वो उपग्रह अनियंत्रित हो जाएगा। अब क्या होगा कि यहाँ केस्लर सिंड्रोम की घटना मिलेगी। केस्लर सिंड्रोम क्या है, केस्लर सिंड्रोम को याद रखना है, केस्लर सिंड्रोम शब्द को
ये क्या होगा कि ये उपग्रह अनियंत्रित हो गया, ये उपग्रह क्या करेगा, फिर किसी दूसरे से टकराएगा। इससे क्या होगा कि एक चक्र बन जाएगा टकराने का, और सब लोग टकरा जाएंगे आपस में, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो ये है केस्लर सिंड्रोम, इसकी संभावना बढ़ेगी। और अन्य चिंताएं क्या है कि भू राजनीतिक संघर्ष और अस्थिरता होगी, और अंतरिक्ष की कक्षाओं पर कुछ देशों का वर्चस्व स्थापित हो जाएगा। इससे क्या होगा कि अनेक देश जो हैं वो कहीं ना कहीं एक दबाव महसूस करेंगे, और ये युद्ध के लिए एक जो है व्यापक अब स्थिति बन जाएगी। ठीक है, तो वर्तमान में अंतरिक्ष क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए आगे की राह क्या है? तो व्यापक अंतर्राष्ट्रीय समझौते को विकसित करना चाहिए। कौन से? जो कि हथियारों की तैनाती के लिए मजबूत सत्यापन तंत्र हो, जो भी संप्रभु बने देशों की जो अंतरिक्ष परिसंपत्तियां उसमें हस्तक्षेप न करने का सिद्धांत अपनाया जाए, जो भी आर्टिफिशियल उपग्रह बनाया जा रहा है उसके एक दूसरे के करीब कितना समीप आवागमन किया जा रहा है, इसका भी नियम बनना चाहिए। मतलब क्या है कि मान लीजिए कि कोई चाइना का उपग्रह है और भारत का जो उपग्रह है, दोनों चल रहे हैं, तो उसके बीच में कितनी दूरी हो, उसका मिनिमम डिस्टेंस कितना हो, कितना क्योंकि टकराए ना, और जो केस्लर प्रभाव वो ना हो। ठीक है, वो ऐसा टकराए ना, तो इस तरह के अंतरिक्ष मलबे के नियंत्रण के लिए कुछ नीतियां हों। ठीक है, डेटा साझा करने के लिए तंत्र होना चाहिए, और अंतरिक्ष मलबे को हटाने के लिए देशों का सहयोग करना चाहिए। अभी करना क्या चाहिए कि भारत बाहरी अंतरिक्ष में यानी आउटर स्पेस में हथियारों की रोकथाम के लिए पोरस को अपनाना चाहिए। क्या है कि प्रिवेंशन ऑफ आर्म्स रेस इन आउटर स्पेस, ये इस चीज़ को अपनाना है पोरस को। ये क्या है कि यूएन द्वारा पेश एक संकल्प है। इसके तहत क्या होता है, जिसमें अंतरिक्ष के जो सशक्तिकरण है उसके प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। आउटर स्पेस से जुड़े मुद्दे होते हैं उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन स्थापित करना चाहिए, एकदम समर्पित उसी के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो, जो विशेषज्ञता के साथ विश्वास भी जिसमें सभी देश जताएं, एक दूसरे से जो भी सहयोग हो, तकनीकी क्षमताओं का आदान प्रदान हो, और राष्ट्रों के बीच में व्यापक सहयोग से क्या हो सकता है कि हम जो है आउटर स्पेस को भी मैनेज कर सकते हैं, और स्पेस सेक्टर को भी, अंतरिक्ष सेक्टर में भी शांति बनाए रख सकते हैं। तो भारत में क्या स्थितियाँ हैं, भारत अपनी क्षमताओं का विस्तार करने के लिए क्या क्या कदम उठा रहा है, और भारत में चुनौतियाँ क्या हैं, ठीक है, उसको हम समझते हैं। तो भारत ने अपनी अंतरिक्ष की समस्या जो क्षमताएं उसको विस्तार करने के लिए कौन कौन सी कदमें उठाएं उसको जानते हैं। तो डिफेंस स्पेस एजेंसी बनाई गई 2019 में। यह क्या क्या है, यह रक्षा अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो है, डिफेंस जो है, इसी के द्वारा जो है इस सेक्टर द्वारा इसका समर्पित संगठन होता है। इसका काम क्या है कि मुख्य रूप से जो है अंतरिक्ष युद्ध और सैटेलाइट इंटेलिजेंस परिसंपत्तियों का देखभाल करना है। और ये क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफेंस रिसर्च DSRO यानी कि डिफेंस स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसके तहत बनाया गया। किसका? डिफेंस स्पेस एजेंसी का निर्माण किया गया। ठीक है, मिशन शक्ति के लिए शुरुआत की गई 2019 में। यह क्या है, भारत का एंटी सैटेलाइट मिसाइल परीक्षण था मिशन शक्ति। इसमें पूर्ण रूप से स्वदेशी तकनीक से जो है आउटर स्पेस में वही जो है एंटी सैटेलाइट मिसाइल की टेस्टिंग की गई। इंड स्पेक्स का आयोजन किया 2019 में। यह क्या था, भारत का पहला सिमुलेशन आधारित अंतरिक्ष युद्धाभ्यास था। ठीक है, मिशन डिफ स्पेस शुरू किया गया है। ये क्या करता है कि जो अंतरिक्ष सेक्टर में जो भी रक्षा प्रौद्योगिकी उसमें भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू किया गया है मिशन डेफ स्पेस। ठीक है, तो अभी भारत में क्या है कि बहुत सारी चुनौतियां हैं। कौन कौन सा? तो जो बजट है उसका अपर्याप्त आवंटन है, बजट बहुत कम है। इसके अभी जब तक बजट नहीं होगा तब तक रिसर्च नहीं हो सकता, R&D नहीं हो सकता, इनोवेशन हो नहीं सकते, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे रुक जाएंगी। अंतरिक्ष का खतरा पता लगाने के लिए, सुरक्षित रहने के लिए क्या है कि जो भी आवश्यक अभियान है उसको चलाने के लिए जो भी स्वदेशी प्रौद्योगिकी उसकी कमी है, डिफेंस ऑफ स्पेस की रणनीति का अभाव है, कोई रणनीति नहीं है, व्यापक पॉलिसी नहीं है, और सैन्य क्षेत्र में अंतरिक्ष संबंधी प्रौद्योगिकियों का उपयोग पर कम ध्यान दिया जा रहा है। तो भारत में चुनौतियाँ सब सारी विद्यमान है। तो ये आर्टिकल यहाँ पे होता है ख़त्म। अब हम लोग आते हैं अपने जो है इन्वायरमेंट वाले सेक्शंस पे। यहाँ से जो है हम लोग इन्वायरमेंट शुरू करेंगे, और इन्वायरमेंट को भी हम लोग 2-3 दिन में निपटा देंगे। उसके बाद जो है हमारे पास सिर्फ साइंस एंड टेक बचा रह जाएगा। इसको जो है 1-2 दिन में ख़त्म करके 25 तक मैं जो आपका सारे क्लासेस यहाँ पे ख़त्म कर दूंगा मैगजीन का। ठीक है, तो भारत के शहरी क्षेत्रों में वायु प्रदूषण पे बात की जा रही है यहाँ पे, एयर पोल्यूशन इन अर्बन इंडिया। तो हाल ही में क्या है कि IQ एयर द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे 10 प्रदूषित शहरों में भारत के 3 शहर हैं, दिल्ली, मुंबई और कोलकाता। IQ एयर अब इम्पॉर्टेंट प्रीलिम्स के लिए यही हो जाता है, प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट यही हो जाता है। ठीक है, कि IQ एयर द्वारा जो रिपोर्ट दी गई उसके अनुसार क्या है कि दुनिया के जो सबसे 10 प्रदूषित शहर हैं उसमें भारत के 3 शहर हैं, दिल्ली, मुंबई और कोलकाता। ये IQ एयर क्या है, जो स्विट्जरलैंड की एयर क्वालिटी प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी वाली कंपनी है, उसने अपनी रिपोर्ट दी। तो शहरों में जो वायु प्रदूषण उसके कारण क्या है, सीधे सीधे मेंस के सवाल हैं, और यहाँ से बन सकते हैं। जो शहरों में वायु प्रदूषण को कम करने के समय चुनौतियाँ क्या हैं, ठीक है, इसके प्रभाव क्या है और करना क्या चाहिए, जो भी विनियामकी उपाय हैं, और कुछ केस स्टडीज़ हैं, आगे की राह क्या होनी चाहिए, हम लोग पूरा समझने का प्रयास यहाँ पे
करेंगे। ठीक है, तो शहरों में वायु प्रदूषण के आप जानते होंगे कारण क्या है कि जीवाश्म ईंधन का दहन होता है। सबसे अधिक क्या होता है कि जीवाश्म ईंधन, जैसे कि कोयला, तेल, गैसोलीन, विद्युत संयंत्रों में बिजली पैदा करने, वाहनों से, ये क्या होता है कि इससे जो है दहन होता है। इससे यहाँ पे सीधे सीधे जो है यहाँ पे पॉल्यूशन होता है, आप सबको पता है। औद्योगिक उत्सर्जन होता है, जैसे पार्टिकुलेट मैटर PM 2.5, 10 और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। ये क्या होता है कि जो भी इंडस्ट्रीज होती हैं उससे उत्सर्जित होने वाले प्रमुख जो है प्रदूषक होते हैं। ठीक है, खुले में कचरा जलता है, कूड़ा कचरा जलता है, ब्लैक कार्बन, कालिक और कैंसरकारी तत्व निकलते हैं। बाद में ये प्रदूषण भी होते हैं और ग्रीन हाउस गैसेस में परिवर्तित हो जाते हैं। निर्माण कार्य हो रहे हैं, तोड़फोड़ हो रहे हैं, पार्टिकुलेट मैटर है और अनेक प्रकार के वाष्पशील कार्बनिक यौगिक हैं, जिससे क्या है कि अन्य वायु प्रदूषणों पर जो है अनेक प्रमुख स्रोत ये बनते जा रहे हैं। ठीक है, इंडोर वायु प्रदूषण क्या है कि विषैले पदार्थ जैसे कि VOC का उपयोग करना, जैसे कि वेंटिलेशन नहीं होना, तापमान और आर्द्रता का संतुलित उपयोग होना। ठीक है, ये क्या है कि इंडोर वायु प्रदूषण के लिए प्रमुख रूप से ये जिम्मेदार है। ठीक है, कुछ कृषि पद्धतियां भी हैं, जैसे कि पराली को जलाना। ठीक है, आप जानते हैं कि पराली बहुत बड़ा एक मुद्दा बन के उभरा था। इससे कृषि में उर्वरकों और कीटनाशकों से निकलने वाले जो अमोनिया होते हैं, इससे क्या होता है कि इससे भी जो है वायु प्रदूषण होता है। पशुपालन संबंधित गतिविधियां जो होती हैं, जैसे इससे क्या होता है, मीथेन उत्सर्जन होता है। प्रमुख स्रोत है मीथेन उत्सर्जन का क्या है, पशुपालन। ध्यान देना, ये प्रीलिम्स में पूछा हुआ सवाल है कि पशुपालन से क्या होता है, मीथेन उत्सर्जन होता है। ठीक है, अब कुछ भौगोलिक प्रणालियाँ उसमें भी बदलाव आया, जैसे मौसम के पैटर्न में बदलाव आया है, ला नीना की घटना हुई है। इससे कारण क्या है कि जो ला नीना घटना कारण क्या होता है कि तापमान जो होता है सामान्य से कम रहता है और पवन का जो पैटर्न यानी कि जो विंड्स है उसका पैटर्न में बदला रहता है। तो मुंबई जैसे जो तटीय शहर है उसमें भी क्या है कि पार्टिकुलेट मैटर की जो है कंसंट्रेशन वो वृद्धि हो जाती है। ठीक है, धूल भरी आंधियाँ होती हैं, वनों की आग होती है, प्रदूषक के प्राकृतिक स्रोत हैं। इसके चलते क्या होता है कि बहुत सारे भारत के जो अनेक क्षेत्र हैं उसमें भी वायु गुणवत्ता खराब हो जाती है। उदाहरण के लिए क्या है कि शहर और पास की पहाड़ियों के बीच में तापमान का अंतर देखना होता है, जैसे नवी मुंबई में देखा गया। ठीक है, तो होता क्या है कि पहाड़ी क्षेत्र से धूल भरी हवा जो होती है वो शहरों की ओर बहने लगती है। तो क्या होता है इससे कि इससे भी प्रदूषण होता रहता है। ठीक है, तो अभी जानते हैं कि शहरों में जो है ये वायु प्रदूषण की अभी जानते हो यहाँ पे एक चीज़ और आ रहा है कि शहरों में वायु प्रदूषण के प्रभाव क्या होते हैं। ठीक है, प्रभाव क्या होगा इसको समझते हैं। ठीक है, अभी चुनौतियाँ देखेंगे इसके बाद और हम लोग कुछ और चीज़ें देखेंगे। तो प्रभाव ये होता है कि स्वास्थ्य पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। आप प्रीलिम्स में, मेंस में सीधे सीधे यहाँ पे पॉइंट लिख सकते हैं कि एकदम सीधे सीधे स्पष्ट आपको पता होगा, हृदय संबंधी रोग होता है, फेफड़ा कैंसर होगा, सांस वाली बीमारियाँ होंगी, संक्रमण होंगे, बच्चे, बुजुर्ग और संसाधन विहीन वर्ग लोग होते हैं सबसे अधिक प्रभावित भी होते हैं इससे। जलवायु परिवर्तन होता है, ब्लैक कार्बन और मीथेन जैसे वायु प्रदूषण क्या होते हैं, जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा देते हैं। मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार भी होती है, हमारे पर्यावरण को क्षति पहुँचती है। वायु प्रदूषण के चलते पर्यावरण का काफ़ी नुकसान होता है, जिसमें परितंत्र इकोसिस्टम जो मिट्टी है, जल स्रोत, इस पर क्या होता है नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अम्लीय वर्षा से जो वन होते हैं, जलीय जीव होते हैं, मृदा होते हैं, उसकी गुणवत्ता को नुकसान पहुंचता है। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पहुंचने के कारण डेयरी भी होती है। ग्राउंड लेवल जो ओजोन क्या होता है, इसके चलते जो होता है पौधे के जो टिश्यूज होते हैं उसको नुकसान पहुंचता है। प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस प्रभावित होती है। ठीक है, इससे कृषि की उत्पादकता में गिरावट आएगी, फसलों की उत्पादकता में गिरावट कमी हो जाएगी। ठीक है, PM जो पार्टिकुलेट मैटर होते हैं इससे पत्तियों पे जो जमा हो जाती हैं फसलों की, इससे क्या होता है जो पौधे होते हैं रुकते, उनका विकास रुक जाता है, उनका विकास हो नहीं पाता, वृद्धि नहीं हो पाती है। आर्थिक हानि लोगों को देखिए झेलनी पड़ती है, इलाज पे काफ़ी खर्च करना पड़ेगा। ठीक है, स्वास्थ्य देखभाल पे अधिक व्यय हो जाएगी, बीमारी अधिक बढ़ेगी, व्यक्ति की क्षमता में गिरावट आएगी, समय से पहले मृत्यु हो सकती है। ठीक है, और क्या होगा उसके साथ उसकी प्रोडक्टिविटी गिर जाएगी, तो फिर वो काम नहीं कर पाएगा, उसको आर्थिक हानि झेलनी पड़ेगी। पर्यावरणीय क्षति और कृषि उत्पादकता में गिरावट से क्या होता है अर्थव्यवस्था के जो कई भी सारे सेक्टर होते हैं उस पर भी प्रभाव पड़ता है। तो ये सारे प्रभाव हैं वायु प्रदूषण के, आप सब लोग इसको जानते ही होंगे। तो अभी क्या है कि वायु प्रदूषण में जो शहरों में कम करने के समझ बहुत सारी चुनौतियाँ हैं। क्यों वायु प्रदूषण कम नहीं हो पा रहा है? तो तेज़ी से बढ़ता औद्योगिकरण। पहली बात यह है कि जो हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, लोगों में जागरूकता की कमी है, वो जागरूक तो है ही नहीं लोग। ठीक, ये तो सच बात है। इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने की जो शुरुआती लागत है और चार्जिंग संबंधी और संरचना संबंधी जो बाधाएं हैं वो कहीं ना कहीं जो हम लोग पेट्रोल और डीजल पे निर्भर हैं गैस कारों पे, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के तरफ शिफ्ट होने में सबसे जो है ये चुनौती बनी हुई है। शहरीकरण, बढ़ता शहरीकरण, ये जो है वायु प्रदूषण को कम करने की समझ बहुत बड़ी चुनौती पैदा कर रहा है। पर्यावरणीय संधारणीयता और आंतरिक समृद्धि के बीच में संतुलन का अभाव है और अपशिष्ट निदान की अकुशल पद्धतियाँ जो हैं वो क्या कर रही हैं, वायु प्रदूषण को कम नहीं कर पा रही है शहरों में। तो अभी आप जानते हो कि सर्दियों के दौरान क्या होता है कि दिल्ली की जो वायु होती है वो कहीं ना कहीं सबसे खराब होती है। तो सबसे अधिक मुद्दा और सबसे अधिक हो हल्ला अगर प्रदूषण कहीं उठता है तो दिल्ली में उठता है, और सर्दियों में ये हर साल उठता है। तो क्यों होता है? क्योंकि दिल्ली की जो वायु होती है ना वो ठंडी हो जाती है और जो एकदम सघन होता है, पवनों की मंद गति कारण होता है, ये होता है एकदम ठंडी होने से वो वहीं पर एक जगह स्थिर हो जाती है। ठीक है,
जो विंड्स होती है उसकी गति होती है एकदम कम होती है, बिल्कुल कम होती है, हवा बहती ही नहीं है। शुष्क और शांत वायु होती है, उसके कारण क्या होता है कि जो भी पार्टिकुलर मैटर होते हैं वो कंसंट्रेट हो जाते हैं और वो जमकर नीचे आने लगते हैं, ठीक है। और टेम्परेचर इन्वर्जन होता है, इसके कारण क्या होता है कि जो टेम्परेचर इन्वर्जन से होता क्या है कि जो प्रदूषण होता है वो निचले वायुमंडल में ही फंसा रहता है, वो बाहर निकल नहीं पाता, और पराली और अन्य जो प्रदूषण होते हैं वो नीचे से और अधिक जो है अभी जो भी उत्सर्जन होता रहता है वो क्या होता है कि वो और एड ऑन होता रहता है। इससे क्या होता है कि जो प्रदूषण और होता है और तेज़ी से बढ़ता जाता है, वो कम होता नहीं है। और क्या होता है इससे कि जो है अब काफ़ी जो दिक्कतों का सामना दिल्ली में हमें करना पड़ता है। तो अभी क्या है कि वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए भारत के कुछ जो है विनियामकी उपाय किए गए हैं। तो विनियामकी उपाय कौन कौन से हैं और आगे की राह हमें करना क्या चाहिए, कुछ केस स्टडीज़ को देख करके इस आर्टिकल को हम लोग यहाँ पे ख़त्म कर देंगे। तो कौन कौन से विनियामकी उपाय हैं, तो जो वाहन से होने वाले जो उत्सर्जन है उसके मामले में भारत सरकार ने क्या निर्णय लिया कि जो BS4 इंजन थे, आप जानते होंगे BS4 इंजन से डायरेक्ट हमने BS6 पे हम लोग शिफ्ट कर गए। CNG LPG जैसे जो स्वस्थ वैकल्पिक ईंधन थे और पेट्रोल में जो है इथेनॉल जो मिश्रण की शुरुआत की गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट कदम था जो है कहीं ना कहीं उत्सर्जन को कम करने के लिए। फेम 2 योजना शुरू की गई है। फेम की योजना आपको बारे में पता ही होगा, ठीक है। तो क्या है कि ये फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए है। फेम 2 योजना शुरू की गई है। NCR में मान लीजिए जो भी उद्योग से होने वाले जो उत्सर्जन है उसके क्षेत्र में क्या किया गया है, NCR क्षेत्र में पेट कोक और फर्नेस आयल का उपयोग पर रोक लगा दी गई है। पेट कोक का उपयोग किसमें होता है, सीमेंट प्लांट्स और चूना भट्टी और कैल्शियम कार्बाइड विनिर्माण की इकाइयों में सामग्री के रूप में होता है। प्रदूषण में कमी के लिए क्या है, दिल्ली NCR में ईंट भट्ठों में जिग जैग तकनीक का उपयोग किया गया है, जिससे क्या होगा कि जो जिग जैग तकनीक क्या होता है कि ईंट के भट्ठों से निकल रहा जो वायु प्रदूषण उसको नियंत्रित करने के लिए अपनाई जाती है, ठीक है, दिल्ली में। तो इसको आप लिख सकते हैं। अपशिष्ट जलाने में और डस्ट से वायु प्रदूषण के लिए सरकार ने क्या किया, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी को लागू किया। हमने एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में डिटेल से मैंने आपको बता दिया था पिछले वाले क्लासेस में, बहुत बार बता दिया था। जो कि क्या है कि इसमें प्लास्टिक पैकेजिंग, बैटरी अपशिष्ट, टायर और जो भी अपशिष्ट होता है, सिंगल यूज प्लास्टिक होती है, इसके लिए सरकार ने क्या किया कि एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेमवर्क को लागू किया। इसका मतलब ये होता है कि जो भी प्रोड्यूसर है, जो भी निर्माता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पुनर्चक्रण भी उसका हो, ठीक है। तो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं उस पर जो है निर्भर होती है कि जो भी चीज़ें उत्पादित हो रही हैं, जो भी चीज़ें एक बार है कि जो भी प्रदूषण के तौर पे प्रदूषक तंत्र है, या मान लीजिए पॉलीथीन है, या फिर आप जान लीजिए जो भी प्लास्टिक पैकेजिंग हो रही है, अपशिष्ट उत्पाद है, इसका क्या है कि जो प्रोड्यूसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसका पुनर्चक्रण योग्य उसको बनाया जाए या उसका पुनर्चक्रण किया जाए, ठीक है। तो ये एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेमवर्क को लागू किया गया है। परिवेशी वायु गुणवत्ता की निगरानी करने के लिए क्या है कि वायु गुणवत्ता, मौसम पूर्वानुमान और अनुसंधान प्रणाली या सफर प्रणाली की शुरुआत की गई। किसके लिए, वायु गुणवत्ता, मौसम पूर्वानुमान और रिसर्च जो है सिस्टम को बनाए रखने के लिए, ठीक है। अब ये क्या है कि यह जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स के आधार पर क्या करता है, जो वायु की गुणवत्ता होती है और जो पूरे शहर में प्रदूषण के स्तर को क्या करती है, वो दर्शाती है। ये प्रीलिम्स में पूछा हुआ सवाल है। एनकैप, ठीक है। एनकैप क्या है, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, यानी कि जो है इंपॉर्टेंट है ये। इसमें क्या देखना है, इसका उद्देश्य यह है कि जो PM10 की जो कंसंट्रेशन है उसकी स्तर में 2025-26 तक 40% की कमी कर देना ये है। और राष्ट्रीय परिवेश वायु गुणवत्ता मानकों को प्राप्त करना जो है इसका उद्देश्य है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम पूछा हुआ सवाल है। PM10 जो यानी पार्टिकुलेट मैटर 10 जो होता है उसकी जो कंसंट्रेशन के स्तर में 2025-26 तक 40% की कमी करना और राष्ट्रीय परिवेश या वायु गुणवत्ता मानकों को बनाए रखना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो ऐसे में क्या है कि आगे की राह हम लोग कर क्या सकते हैं, तो आगे की राह के लिए हम लोग विद्युत सेक्टर की क्षमता को पहचानते हुए उत्सर्जन को कम करना है। सुपर थर्मल पावरों या नवीकरणीय ऊर्जा पर जो आधारित विद्युत संयंत्र उसका उपयोग हम लोग बढ़ाना चाहिए। राष्ट्रीय उत्सर्जन व्यापार प्रणाली को लागू करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है ये कि राष्ट्रीय उत्सर्जन व्यापार प्रणाली को लागू करना चाहिए। इसमें क्या कि पॉल्यूटर पे की अवधारणा हो, जिसमें क्या हो कि इसके तहत बाजार आधारित प्रणाली को लागू कर सकते हैं, यानी मार्केट के थ्रू, ठीक है। यूरोपीय संघ में ऐसा किया गया है, जिसमें इसका यूरोपीय संघ उत्सर्जन व्यापार प्रणाली है, EU स्टेट्स, ठीक है। इसका आप जान के रखिए, इसको लिख सकते हैं आप कैसे स्टडी के रूप में। फसल अवशेष जो होते हैं उसको उपयोग के लिए एक बिजनेस मॉडल को लागू करना चाहिए। जो भी कृषि अपशिष्ट हो रहा है उसके प्रबंधन के लिए एक क्या होना चाहिए कि जो बड़ी कंपनियों के द्वारा फसल अवशेषों की सीधी खरीद हो, ठीक है। और धान की पराली के अंतर्राज्यीय व्यापार को बढ़ावा दो, जिससे क्या हो कि जो पराली की समस्या है वो कहीं ना कहीं निपट सके। जो भी स्थानीय जो निकाय यानी कि जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं उसके माध्यम से जो धूल उड़ने समस्या हो रही है शहरों में, उसके तरह क्या हो कि उसका निपटान किया जाए। वृक्षारोपण हो, लैंडफिल साइटों में पेड़ लगाने के कार्य हो
और परिवहन क्षेत्र का डिकार्बनाइजेशन हो जाएगी कि कुछ एक्सप्रेस वे और राजमार्गों को ग्रीन फ्रेट कॉरिडोर के रूप में घोषित कर सकते हैं। यहाँ अब इसके साथ आप लोग आंसर में वैल्यू एडिशन के लिए क्या लिख सकते हैं, वैल्यू एडिशन के लिए यहाँ पे कुछ केस स्टडी दी हुई है। ये केस स्टडी मैंने मार्क किया हुआ है। तो क्या है कि कुछ देशों में बहुत चीज़ें सफल तौर पे हुई हैं। क्या है कि वायु प्रदूषण से निपटने के लिए, तो उसको आप लोग केस स्टडी के तौर पे मेंस के आंसर में लिख सकते हैं। तो इसको आप नोट्स बना लीजिएगा सीधे सीधे थोड़ा सा पॉइंट में कि सियोल में यहाँ क्या है कि जो 5G इनेबल्ड ऑटोनोमस रोबोट है उसकी सहायता से क्या करते हैं कि जो भी औद्योगिक कॉम्प्लेक्स है उसको स्कैन करके वायु गुणवत्ता की निगरानी करते हैं। और यहाँ पे उपग्रह आधारित निगरानी प्रणाली के जरिए क्या है कि रियल टाइम वायु गुणवत्ता डेटा को प्रदान करते हैं। ठीक है, यहाँ सियोल में यानी कोरिया गणराज्य में यहाँ पे किया गया है। बोगोटा कोलंबिया में क्या है कि यहाँ पे जो वायु प्रदूषण है इसको नियंत्रित करने के लिए ट्रकों के हेतु और भारी वाहनों के लिए उत्सर्जन संबंधित कठोर नियम लागू किए गए। शहरों में मेट्रो प्रणाली को पूरी तरह से इलेक्ट्रिक बना दिया गया। तो बोगोटा कोलंबिया एक बहुत बड़ा केस स्टडी आपके लिए हो सकता है। स्पेन में क्या कि स्पेन में सप्ताह में 4 दिन काम करने को लेकर किए गए परीक्षण की जानकारी प्राप्त हुई कि इससे क्या होता है कि कर्मचारियों को स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और शहर में प्रदूषण का स्तर भी कम होता है। चूंकि ड्यूटी लोग कम जाते हैं तो कार का यूज कम करते हैं। स्पेन में क्या है कि 4 दिन सप्ताह में काम करने को लेकर यहाँ पे बातें हो चुकी हैं। साउथ कैलिफोर्निया में यहाँ पे इलेक्ट्रिक कार, पत्तन या जहाज को जो है यहाँ विद्युत की आपूर्ति करना, ट्रकों, जहाजों, ट्रेनों के लिए क्या है कि स्वच्छ ईंधन और नए और स्वच्छ ईंधन को लगाना अनिवार्य कर दिया गया। तो ये सारे जो है ये केस स्टडीज़ हैं। कहीं ना कहीं ये क्या होता है कि वायु गुणवत्ता से निपटने के लिए, वायु प्रदूषण से निपटने के लिए यहाँ पे इन देशों में ये सारी चीज़ें अपनाई गई हैं। और ये सारी जो चीज़ें हैं इसको आप लोग मेंस में लिख सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। कुछ वैल्यू एडिशन के लिए, ज़्यादा नहीं, सब कुछ नहीं लिखना है। इसमें से दो या 3 पॉइंट्स उठा लीजिए। जैसे मान लीजिए दक्षिण कैलिफोर्निया को लगा दीजिए, स्पेन को लगा दीजिए, बोगोटा को लगा दीजिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्प करेंगी नंबर गेन करने के लिए। ठीक है, इसी में वायु प्रदूषण में ही जो आता है एक आता है स्टेबल बर्निंग यानी कि पराली जलाना। अब सबसे प्रमुख जो मुद्दा होता है पराली उठता है। लेकिन वायु प्रदूषण के लिए जो है सिर्फ एकमात्र कारण पराली नहीं है। ठीक है, दिल्ली में इसलिए मुद्दा उठता है चूंकि क्या है कि सर्दी के क्षेत्रों में, आपको बताया सर्दी के समय में इस क्षेत्र में वायु जो होती है वो कहीं ना कहीं सघन हो जाती है और वो ठंडी और उसके जो स्पीड होता है बिल्कुल कम होती है, वो थम सी जाती है। जो भी प्रदूषक होते हैं जो एटमॉस्फेयर के निचले लेयर में हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं अब इसमें से जो भी पराली और वगैरह जो भी सारी समस्याएं होती हैं, अभी जो जब जलती हैं पराली, उत्सर्जन होता है नीचे से, तो वो क्या होता है कि वो बह करके ना बल्कि वहीं पे वो जम जाती हैं और प्रदूषण की समस्या जो होती है यहाँ पे और भी विकराल होती जाती है। तो पराली जलाना क्या है, एक बहुत बड़ी समस्या है वायु प्रदूषण के लेकर के। सुप्रीम कोर्ट ने इसी बार न्यूज़ में इसलिए रहा कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली को जो है पराली जलाने पर तुरंत रोक लगाने का निर्देश दे दिया। अब ये माना जाने लगा कि पराली जलाने को लेकर दिल्ली में वायु प्रदूषण क्या है, दिल्ली में जो वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा प्रमुख कारण है। तो पराली जलाने के बारे में क्या है कि धान और गेहूं की जब कटाई होती है ना, तो जो भी अवशेष बचे रहते हैं उसको जलाने को क्या बोलते हैं, पराली जलाना बोलते हैं। तो जो भी कंबाइंड हार्वेस्टिंग प्रणाली यानी कि जो हार्वेस्टर से जो कटवाते हैं लोग धान को, तो उससे क्या होता है कि जो कुछ चीज़ें अवशेष बचे रह जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि उसको जलाया जाता है। पंजाब, हरियाणा में, पश्चिमी यूपी में, और ये हर जगह होता है। पर ये जो चूँकि जहाँ प्रदूषण अधिक है वहाँ पे हो हल्ला अधिक होता है। तो ठीक है, तो वहाँ से क्या होता है कि पराली जलाने की घटनाएं जो है सामने आती हैं। तो ये डेटा दिया गया है कि सबसे अधिक जो है घटनाएं सबसे कम इस बार हुई हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं गिरावट तो आ रही है लगातार पंजाब और हरियाणा में। ठीक है, ये ग्राफ आपको शो कर रहा होगा कि गिरावट आई है 2020, 22, 21, 23 में। ठीक है, तो किसान पराली जलाते क्यों हैं, मुद्दा इस बात पे है। ठीक है, कि लोग क्या है कि जब प्रदूषण हो ही रहा है तो लोग पराली जलाने के लिए विवश क्यों हैं। तो पहला चीज़ ये है कि समय की कमी होती है। जैसे नई कृषि क्षेत्र में होता क्या है कि जो कृषि की कटाई होती है ना और अगली फसल की बुआई होती है, जैसे जो खरीफ फसल है यानी धान है उसकी कटाई जब होगी और रबी की जो बुआई होती है उसके बीच में जो टाइम गैप होता है बिल्कुल कम होता है, टाइम इंटरवल। अब इसमें समय बहुत कम होता है। तो खेतों को साफ करने के लिए क्या होता है कि सबसे प्रभावी तरीका, मान लीजिए सबसे फास्ट यही है कि अब उसको जला दो और खेत साफ हो गया उसको जुतवा दिया जाए। फिर इसके बाद तो होता क्या है कि पंजाब में और हरियाणा में जो फसल चक्र होता है उसके बीच में मात्र 2 से 3 सप्ताह का समय होता है। इसमें क्या है कि ये पराली गल भी नहीं पाएगी, इसलिए उसको जला देते हैं लोग। ठीक है, मशीनों से कटाई में वृद्धि होती है। जैसे क्या होता है कि अभी क्या होता है कि जो मशीन से जब कटाई होती है तो कहीं ना कहीं अब जैसे हाथ से जो काटेंगे तो वो तो जड़ से काट देते हैं धान को। पर जो बड़े बड़े जो खेत हैं, जो बड़े बड़े फार्म्स हैं, उस वहाँ पर क्या मशीनों से कटाई होगी तो क्या होता है कि अवशेष कहीं ना कहीं जो होता है वो 10 से 30 सेंटीमीटर तक लंबे रह जाते हैं। तो क्या होता है कि ये जो होता है
कहीं ना कहीं इसको जलाया जाता है। श्रमिकों की कमी है, अब कहीं ना कहीं अब श्रमिकों की कमी हो रही है, बिल्कुल कमी है कृषि क्षेत्र में। तो क्या है कि पंजाब हरियाणा में जो स्थिति काफ़ी होती है, तो ये क्या होता है कि यहाँ पे हार्वेस्टर से मशीनों को काटते हैं। फसल अवशेषों के लिए बाजार का अभाव है, कोई वाणिज्यिक और आर्थिक मूल्य होता ही नहीं है। प्रसंस्करण की लागत काफ़ी अधिक होती है, जैसे मान लीजिए इसको अगर प्रोसेस किया जाए तो काफ़ी उसकी अधिक लागत आएगी, इसलिए जो है उसको जलाया जाता है। ठीक है, और पुरानी और पारंपरिक पद्धतियाँ क्या है कि जो है ये जलाने की परंपरा पुरानी पद्धति है, इसलिए कारण जो है उसको भी जलाते हैं। और होता क्या है कि अभी जो किसानों का ये भी मानते हैं कि जो पराली जलाने से क्या होता है कि जो कीट रोग और खरपतवार हो गए वो उसके बीज भी नष्ट हो जाते हैं। संसाधनों की जो होता है लोगों के लिए क्या है कि फसल अवशेषों के प्रबंधन के लिए अपर्याप्त उपलब्धता है, तो कहीं ना कहीं पराली इसलिए भी जलाई जाती है। ठीक है, तो पराली जलाने से होने वाला उत्सर्जन क्या है ये बात जानते हैं। तो अगर जान लीजिए कि इसमें क्या होता है कि 1 टन पराली अगर जलाई गई तो उसमें 3 किलोग्राम पार्टिकुलेट मैटर यानी PM निकलेंगे, 60 किलोग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा, 1460 किलोग्राम जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, 199 किलोग्राम राख निकलेगा, 2 किलोग्राम सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ पे निकलता है। तो बहुत काफ़ी जो है भयंकर प्रदूषण इससे होता है। तो पराली जलाने के प्रभाव जानते हैं, इसके लिए कुछ कौन सी उपाय नीतियाँ बनाई गई हैं और आने वाली इसकी चुनौतियाँ क्या हैं, आगे की राह जान करके ये सारी चीज़ें खत्म कर देंगे। तो प्रभाव ये होता है कि प्रदूषण तो होता ही है, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन और ठीक है कार्सिनोजेनिक और पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और वाष्पशील कार्बनिक यौगिक होते हैं। ऐसे बहुत सारे जो VOCs होते हैं, ठीक है, ऐसे बहुत सारी हानिकारक गैसें यहाँ से निकलती हैं। होता क्या है इससे जो है स्मॉग का निर्माण होता है, वायु की गुणवत्ता प्रभावित होती है और लोगों के स्वास्थ्य पे हानिकारक प्रभाव इसका पड़ता है। दिल्ली के क्षेत्र में और आसपास के NCR रीजन में, पश्चिम यूपी में ये सब समस्याएं देखने को आराम से मिलती हैं। मृदा की उर्वरकता खराब होती है, क्योंकि खेत में अगर पराली जलाई जाएगी तो काफ़ी जो जीव जंतु होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, सभी नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो कवक और बैक्टीरिया होते हैं वो मर जाते हैं। जो सॉइल होता है उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, ये काफ़ी ख़राब चीज़ है। सॉइल के टेम्परेचर में वृद्धि होने से क्या होता है कि जो है नमी कम होती है, तो मृदा के अपरदन में वृद्धि होती है और ये डेजर्टिफिकेशन की तरफ बढ़ता है। कहीं ना कहीं जैव विविधता पे हमारे प्रभाव पड़ता है। जो वन्य जीव प्रजाति है उसका क्या होता है कि बहुत सारे छोटे छोटे जो कीट होते हैं उसका जो पर्यावास होता है वो नष्ट हो जाता है। तो इसके लिए बहुत सारी जो है रेगुलेटिंग फ्रेमवर्क और पॉलिसीज़ बनाई गई हैं पराली के अवशेष प्रबंधन के लिए। लेकिन अभी इन सबको जानते हैं, 3-4 चीज़ें हैं, उसको जानेंगे, फिर हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे। तो पहले 2-3 चीज़ें क्या है कि राष्ट्रीय फसल अवशेष प्रबंधन नीति जो है ये बनाई गई, नेशनल पॉलिसी फॉर मैनेजमेंट ऑफ क्रॉस रेसिड्यू, ये बनाई गई 2014 में। किसके लिए? फसल अवशेषों के जो विविध उपयोग हैं उनके क्षमता निर्माण के लिए, प्रशिक्षण के लिए और तकनीकी उपायों को अपनाने के लिए या उपयुक्त कानून विधान बनाने के लिए शुरू की गई थी। NGT ने 2015 में कौन कौन से निर्देश जारी किए थे? फसल के अवशेष को एकत्र करने के लिए, उनका परिवहन उपयोग करने के लिए एक व्यवस्था बनाई जाने, इसके लिए जो है इसने NGT ने ये जो है निर्देश जारी किया था। फसल अवशेष को जलाने के लिए बार बार दोषी पाए जाने के लिए बहुत सारे कठोर कार्रवाई की जा सकती है, इसके लिए NGT ने जो है निर्देश जारी किए हुए हैं। NGT ने यह भी बोला हुआ है कि प्रत्येक राज्य द्वारा क्या है किसानों के पराली हटाने के लिए, एकत्र करने के लिए, भंडारण के लिए मशीनें, यंत्र और लागत को क्या करना चाहिए? प्रदान करना चाहिए। ठीक है, अभी आप जानते हैं कि NCR क्षेत्र में निकटवर्ती वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग जो है इसका बनाया गया। जो कौन सा बनाया गया? तो ये बनाया गया कमीशन ऑन एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा हुआ सवाल ये भी है। इस आयोग ने क्या बोला? इस आयोग ने यह बोला कि पराली जलाने की जो प्रभावी रोकथाम है उसके लिए योजना तैयार की। इसके लिए क्या योजना क्या थी कि इन सीटू फसल अवशेष प्रबंधन और एक था एक्स सीटू फसल अवशेष प्रबंधन। इन सीटू में क्या था कि कस्टम हायरिंग केंद्र का स्थापित करना, अधिक उपज और कम अवधि में तैयार होने वाली जो धान की किस्म थी उसका उपयोग करना, कटाई के लिए बेहतर समय सीमा को तय करना। ठीक है, फसल अवशेषों का उसी स्थान पर प्रबंधन करना। XC2 में क्या था कि धान के पराली का वैकल्पिक उपयोग पर बल दिया गया, बायोमास विद्युत परियोजनाओं में उपयोग किया गया, विद्युत तापीय संयंत्रों में को फायरिंग, 2G एथेनॉल संयंत्रों के लिए फीड स्टॉक के रूप में इसको यूज किया गया। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे की गई। ठीक है, CDP यहाँ पे यूज की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम यूज किया गया। ये क्या है कि यह जो है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की एक है उप योजना है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की जो है ये उप योजना कौन सी है कि जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम, ये क्या है इसे 2013-14 से जो है हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो गहन धान की खेती हो रही थी, जल गहन यानी काफ़ी अधिक जल की जो है मात्रा सोखता है धान, तो इसमें इसी के स्थान पे तिलहन और दलहन जैसी जो फसलों की बढ़ावा देने के लिए खेती के लिए इसका इस्तेमाल किया गया। केंद्र सरकार का है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और NCT में दिल्ली में इन सीटू फसल अवशेष प्रबंधन के लिए कृषिगत मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए योजना को लागू कर रही है। ठीक है, तो अभी हम जानते हैं कि पराली जलाने में कौन कौन सी चुनौतियाँ आती हैं।
चुनौतियाँ लिखना पड़ेगा मेंस में, चुनौतियाँ बहुत पूछता है। तो क्या है कि अभी क्या है कि इसमें पराली जलाने के लिए जो है हमारी जो मान्यताएं हैं, वो पारंपरिक मान्यताएं, वो काफ़ी गहरी जो है जड़ें जमा चुकी हैं। इसलिए हमें जागरूकता फैलाना होगा और उसके लिए ये बदलना काफ़ी कठिन है। ठीक है, कुछ मामलों में क्या होता है, किसानों को जो है पर्यावरणीय और स्वास्थ्य संबंधी जो हानिकारक नतीजे उसके बारे में मालूम नहीं होता, यानी जागरूकता का अभाव है। किसान के पास क्या है कि पराली जलाने के लिए अलावा कोई और विकल्प के लिए किफ़ायती तौर पे अभाव है, विकल्प है ही नहीं, उसका अभाव है। तो ये बड़ी समस्या है। और जो भी पराली जलाने को रोकने के लिए जो विनियमन बनाए, उसको प्रभावी तौर से लागू करने के लिए राज्यों को आवश्यक जो संसाधन है उसको आवंटित करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ये भी समस्याएं हैं। ऐसे में आगे की राह क्या हो सकती है, ये बात हम समझते हैं। आगे की राह में तो बीजों की जो नई और उन्नत किस्में हैं, इसमें क्या कि हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने धान की पूसा 2090 नामक अधिक जो है 2090 जो है ये पूसा 2019 क्या है कि अधिक उपज देने वाली और कम समय में तैयार होने वाली जो धान की किस्में है, इसको विकसित की है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने। ये क्या होता है, 120 से 125 दिन में जो है ये पककर तैयार हो जाती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जो अभी रबी के फसल को बोने और खरीफ की कटाई के बीच में जो है इसका गैप काफ़ी ज़्यादा मिलता है, तो लोग क्या है पराली जलाते नहीं है। नवीन जो कृषि प्रौद्योगिकियाँ आई हैं, इसमें क्या है कि हैप्पी सीडर, रोटावेटर, बेलर, पेरी स्टार चॉपर, इन सारी कृषि जो मशीन है इसका उपयोग किया जा रहा है। सरकार इसके लिए पर्याप्त सब्सिडी दे रही है ताकि इस मशीनों को जो किसान खरीद सकें और इसका उपयोग कर सकें। बायोगैस संयंत्र की सहायता से क्या है कि पराली को जलने के लिए रोक रहा है। ये क्या है कि ये संयंत्र क्या करेंगे, जो सरकार द्वारा अपशिष्ट से ऊर्जा मिशन के तहत स्थापित किए जाते हैं। इसमें होता क्या है कि जो फसल का जो अपशिष्ट होता है उसका उपयोग करके बायोगैस का हम निर्माण करते हैं। पूसा बायोडिकम्पोजर यूज किया गया है, किया जा रहा है, इसका यूज करना चाहिए। इससे क्या हुआ कि जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है, इसके वैज्ञानिकों ने विकसित किया। होता क्या है कि जो पराली होती है उसकी अपघटन प्रक्रिया को तेजी करके 20 से 25 दिनों में फसल जो अवशेष होगा पराली को, उसको खाद में बदल देगा ये। ठीक है, हितधारकों को शिक्षित और सशक्त बनाना है। जो भी हितधारक है, जैसे किसानों को अपनी पराली से जो जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए उन्हें अहम कदम इसमें शामिल होता है, क्योंकि कृषक समुदाय को जो अगर शिक्षित नहीं बनाएंगे, जागरूक नहीं करेंगे, तो ये घटनाएं नहीं रुक सकती हैं। ठीक है, और इनके क्या है कि फसल अवशेष प्रबंधन के लिए संधारणीय विकल्पों को बढ़ावा देना, जैसे मल्चिंग के लिए। इसमें क्या है कि जो फसल के अवशेष को मिट्टी से ढक देंगे तो ये क्या होता है कि ये परत के सुरक्षात्मक परत की तरह कार्य करती है। जुताई रहित खेती या जीरो टिल फार्मिंग, इसमें होता क्या है कि जो मृदा सॉइल होता है उसके स्ट्रक्चर में छेड़छाड़ कम करते हुए जो होते हैं, जो फसल अवशेष होता है उसके साथ क्या होता है कि जो हम लोग प्रत्यक्ष रोपाई करते हैं, बुआई करते हैं। ठीक है, यानी जो इसमें जोता नहीं जाएगा खेत को। ठीक है, और फसल अवशेष का उपयोग होना ये है कि इसके तहत से जो है जो फसल अवशेष है उसको तकनीकों की सहायता से मृदा में ही मिला सकते हैं। इससे क्या होगा, जो मृदा होगी यानी सॉइल होगा, उसमें जैविक और कार्बनिक पदार्थों और पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाएगी। तो कुछ मुद्दे हैं और चुनौतियाँ थी, उसके आगे की राह ये थी। इसको आप लोग कर सकते हैं, जैसा कुछ था नहीं, सब लोग जानते हैं। इसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि इसमें योजनाएं जो थी, CDP जो सरकार की जो प्रबंधन प्रणाली है, इसको आप जानते हैं विनियामक की। और साथ जो है कि एयर पॉल्यूशन के लिए जो है अब जो चीज़ें यहाँ पे थी, केस स्टडी वगैरह थी, और जो फेम योजना है। ठीक है, EPR एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, NCAP है। ठीक है, इसको आप लोग जानते रहिएगा, समझते रहिएगा। मेंस में आंसर बहुत तगड़ा लिख लेंगे आप लोग। ठीक है, कल से हम लोग जो है क्लाउड सीडिंग से शुरू करेंगे। ये आपका एयर पॉल्यूशन से संबंधित है। इसके बाद हम लोग जो है इन्वायरमेंट के सेक्शन को कल ही जो है हम लोग निपटाने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, तो अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।